Okay. Okay, sir. Okay, sir. Good morning to all of you, sir. Income tax class है sir. इनकम टैक्स में सैलरी चल रहा था ना, सैलरी में प्रोविजंस तो हो गया, अब क्या है क्वेश्चन करना है थोड़ा, और क्या क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया करना, आज भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सर, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। और अगर बीच बीच में कोई प्रोविजंस अगर मिस है, छोटा मोटा प्रोविजंस बहुत सारा होता है, अगर वो सब नहीं हुआ तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो सर, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और चालू हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आप ऐसे घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला था आप लोगों को इलस्ट्रेशंस, जैसे हम लोग ऑलरेडी लास्ट फ्यू क्लासेस में 7-8 इलस्ट्रेशंस किए हैं सर, मुझे जितना पता है। पीछे से अगर देखा जाए तो मैंने आपको इलस्ट्रेशन 24, 23 करवाया ना सर क्लास में। Yes, sir. मैंने इलस्ट्रेशन 25 भी करवाया, इलस्ट्रेशन 24 भी करवाया, इलस्ट्रेशन 23 भी करवाया, है ना, करवाया सर, याद है। तो मैंने बोला था कि आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, जैसे इलस्ट्रेशन 22 भी करवा दिया था, बढ़िया है। तो कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में बता दिया था, और कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने बोला था कि घर पे ट्राई करने के लिए। अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं ट्राई किया तो मैं अभी क्लास में डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि देखो सिर्फ प्रोविजंस पढ़ना इनफ नहीं होता, क्वेश्चन आंसर करना भी आना ज़रूरत होता है, तो जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। और आप घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस करते रहिएगा सर, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बंद मत कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ नेशन ग्रेट, याद रहे ना सर। किसी भी चीज़ में अगर प्रैक्टिस बना के रखोगे तो हमेशा एक्सपर्ट बनोगे सर, ठीक है। नॉलेज ओके, बट नॉलेज में क्या हो ना, वो बोलते हैं ना, जैसे चाकू क्या होता है, चाकू चाकू समझते हो ना, अरे सब्जी काटते हैं चाकू, हाँ छोरा, छोरा भी बोलते Nice. हैं ना उसको, नाइफ। तो छोरा या छोरी या जो भी बोलो, मतलब छुरी बोलता हूँ, बंगाली में हम लोग चाकू को छुरी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट सर, अगर चाकू को यूज करें, यूज तो करते रहेंगे, बट उसको अगर धार नहीं देंगे, धार समझते हो क्या बोलते हैं उसको, नाइफ को धार देना मतलब, अभी बोलते इंग्लिश में पता नहीं, हिंदी में दाढ़ी बोलते हैं। धार बोलते हैं, इंग्लिश में शार्प बोलते हैं सर। नाइफ को शार्प करना है तो उसके लिए धार देना है, शार्पिंग करना है। तो अगर नाइफ को शार्प करना है तो फिर आपको प्रैक्टिस बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि चाकू भी बिना धार बने, वो चाकू भी चाकू नहीं रहेगा सर, उसका ओरिजिनल काम हो ही नहीं पाएगा उससे। इसलिए आप लोग भी नॉलेज तो लीजिए, चाकू बन जाइए, पर चाकू पे शार्पनेस हमेशा बना के रखिए, और उसके लिए प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए सर। वैसे ही यही एक सिंपल सा सलाह दे सकता हूँ मैं, और क्या, सिंपल सा सलाह है, मतलब सिंपल सा सजेशन। ओके, चलो सब स्टार्ट करते हैं, कुछ नया बात कर रहे हैं, रिलीफ करा दिया था ना, ठीक है। अच्छा, क्या मैंने आप लोगों के साथ ट्रैवलिंग, लीव ट्रैवल कंसेशन में बात किया था सर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, मुझे नहीं लगता किया था, एक बार मैं कर देता नहीं, हूँ। वो वाला बचा। लीव ट्रैवल कंसेशन ये सब हो गया था, मुझे याद है, आप चेक करो एक बार, ये देखो, ये सब टर्मिनल बेनिफिट्स है, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी बोला जाता है, ग्रेचुइटी, है ना, ग्रेचुइटी, पेंशन, अनकमिटेड कमिटेड पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस में भी बात हुआ, और क्वेश्चंस भी बीच बीच में मैंने करवाया। 10 सबसेक्शन 5 में एक लीव ट्रैवल कंसेशन का भी खेल होता है सर। जब भी सैलरी पढ़ते होगे ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि सैलरी का जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज सैलरी का प्रो फॉर्मा को एकदम हमेशा ध्यान में रख देना, ठीक है। कि बेसिक्स आता है, फीस एंड कमीशन आता है, सैलरी का मतलब कंप्लीट सैलरी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो प्रो फॉर्मा में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बेसिक, फीस, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ डियरनेस, सॉरी डियरनेस अलाउंसेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अलाउंसेस, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, टैक्सेबल पाकुजेट्स में बहुत सारा है, जिसमें आरएफ इज वेरी वेरी फेमस, है ना। आरएफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, है ना,
रेंट फ्री अकोमोडेशन, वेरी फेमस एक कॉन्सेप्ट सा, मतलब फेमस क्यों, काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है डे टू डे लाइफ में भी और एग्जाम में भी, और उसमें भी उसका प्रोविजंस याद रखिएगा। अच्छा, पाकुजिस में लंबा लिस्ट है, पाकुजिस में लंबा लिस्ट है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है अमाउंट ऑफ, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनुइटी में एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा बात। ये जो एनी सम पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू द इफेक्ट ऑफ एन एश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉई और टू द इफेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनुइटी, ये थोड़ा सा जो 7.5 लाख का जो कॉन्सेप्ट है, ये मुझे थोड़ा सा बात कर लेना। ठीक है, मैं करता हूँ आगे। ठीक है, बाकी जैसे वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार, ठीक है, फिर जैसे कि मैंने इंटरेस्ट और कंसेशनल लोन लास्ट दिन कराया था, वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये थोड़ा मैं बात करूंगा अभी आपको। ठीक है, एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 क्या है, तो फिर लीव ट्रैवल कंसेशन क्या है, पाक्विजिट्स है सर। ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन क्या है सर, पाक्विजिट्स। ठीक है, तो लीव ट्रैवल कंसेशन से, ऐसे लीव ट्रैवल कंसेशन को प्रॉपर पाक्विजिट्स भी नहीं कह सकते, मतलब बेसिकली एक तरह का बेनिफिट है जो कंपनी आपको देता है। पाक्विजिट तो यहाँ पर खत्म हो गया, बट दिस इज अनदर काइंड ऑफ, जैसे कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, ग्रेचुइटी, पेंशन वगैरह, है ना। तो लीव ट्रैवल कंसेशन भी कंपनी की तरफ से अपने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। तो जो भी बेनिफिट उनको लीव ट्रैवल कंसेशन से मिलता है, जो भी बेनिफिट उनको लीव ट्रैवल कंसेशन से मिलता है, उसमें से कितना एग्जेम्प्टेड होता है और कितना टैक्सेबल होता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है, करा देता हूँ और इसका प्रोविजन एक बार समझा देता हूँ। और बाकी जैसे मैं आपको सेक्शन 16 का भी एरिया कवर कर चुका, मोटा मोटी जो ज़रूरी चीज़ें हैं सारा हो चुका है। अगर कुछ बचा कुचा रह जाए आगे आगे, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे पूछ लीजिएगा। अच्छा, एग्जामेशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इन द सेंस प्रोविजंस क्या है। सर वो वाला प्रोविजन है, हम तो हमारे दो बच्चे वाला जो होता है ना, हम एक दो तो वो हमारे दो, कंसेप्ट लगता है। हाँ मतलब अगर तीन मतलब दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनका पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी अगर तो अगर किसी फ्लाइट में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या फिर ट्रेन में जा रहे हैं तो उनका कंसेशन मिलता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। चलो वेरी गुड सर। तो बेसिकली एग्जामेशन इज अवेलेबल फॉर 2 ट्रिप्स इन ए ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। आपको एग्जामेशन जो भी आपको लीव ट्रैवलिंग कंसेशन जो भी कंपनी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, उसमें से सबसे पहला तो ये बात याद रखिएगा, एग्जामेशन इज अवेलेबल फॉर 2 ट्रिप्स इन ए ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। ठीक है, 4 कैलेंडर ईयर का एक ब्लॉक में 2 ट्रिप के लिए आपको एग्जामेशन। अच्छा, एग्जामेशन में भी आपका जर्नी का जो परफॉर्म, आप किसके थ्रू से जर्नी कर रहे हो, मतलब एयर के थ्रू से, जैसे कि शिवम अभी बात कर रहा था, वेरी गुड शिवम, कि एयर के थ्रू से हैं कि रेल के थ्रू से हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि किसके थ्रू से है, वो डिपेंड करता है। तो सर अगर एयर के थ्रू से कर रहे हो तो अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर इकोनॉमी फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, मतलब सबसे शॉर्ट रूट का इकोनॉमी फेयर जो होगा, से फॉर एग्जांपल कोलकाता से दिल्ली जा रहे हो तो शॉर्ट रूट जो है, ठीक है, शॉर्ट रूट कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए कई बार प्लेन क्या करते हैं, कोलकाता भुवनेश्वर होके दिल्ली जाते हैं। ठीक है, लेकिन कोलकाता से डायरेक्ट दिल्ली भी जा सकता है। कोलकाता से अगर आपको चेन्नई जाना है, कई बार ऐसा होता है कोलकाता टू मुंबई टू चेन्नई, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो उसका फेयर नो डाउट ज़्यादा हो जाएगा। सो कॉन्सेप्ट इज दैट कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो भी आपका फ्लाइट का होगा, उसका इकोनॉमी का जो फेयर रहेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा आपका एग्जामेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात को याद रखिए, द अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर इकोनॉमी फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। अगर आप किसी दूसरे मोड को यूज करते हो, से फॉर एग्जांपल जहां रेल सर्विस इज अवेलेबल, जहां पर ट्रेन का सर्विस अवेलेबल है, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड वेयर रेल सर्विस नॉट अवेलेबल, तो फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, एंड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट होने से क्या होगा, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, अमाउंट इक्विवेलेंट टू एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर्स बाय द शॉर्टेस्ट रूट एज इफ द जर्नी हैज बीन परफॉर्म बाय रेल, एंड बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट अगर है, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग द फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहां पर आप जा रहे हो।
तो इससे ज्यादा एग्जेम्पशन तो आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपको अमाउंट लिव ट्रैवल कंसेशन में दिया जाएगा उससे आपका जो एग्जेम्पशन का अमाउंट है वो इतना अमाउंट हो सकता है। थ्रू रेल होगा तो क्या होगा, थ्रू एयर होगा तो क्या होगा, और अगर जहाँ पर रेल सर्विस अवेलेबल नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, एनी अदर मोड है, अगर एनी अदर मोड में भी पब्लिक नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। अगर अगर एनी अदर मोड में रेल नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, where rail service is not available and public transport does not exist, तो फिर रेल का ही जो फर्स्ट क्लास का जर्नी है वही लिया जाता है ना। अमाउंट इक्विवेलेंट टू एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर्स बाय द शॉर्टेस्ट रूट एज इफ द जर्नी हैड बीन परफॉर्म्ड बाय रेल, ठीक है। जहां पर रेल नहीं है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एग्जिस्ट नहीं है, तो रेल का जो एयर कंडीशन का फर्स्ट क्लास फेयर होता है, ठीक है, मान के चलेंगे कि अगर ये रेल में होता तो कितना होता, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट है, the amount not exceeding the first class or deluxe class fare by the shortest route to the place of destination। ये बात आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये जो तीन चार पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, एयर रेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, इस पे आपको थोड़ा सा रिमेम्बरेंस मेमोरी में रखना पड़ेगा। और आपको 4 कैलेंडर ईयर में 2 ट्रिप के लिए मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली लीव ट्रेवल कंसेशन में काम करता है, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन था यहाँ पर, लीव ट्रेवल कंसेशन का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देख लोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ये तो हो गया था इलस्ट्रेशन 7 8। कौन सा एग्जाम्पल, ये वाला, वो हाँ, हाँ यही वाला है। यही वाला है सर, यही वाला है। चलो बढ़िया, मिल गया सर। Exemption in respect of leave travel concession, section 10, subsection 5. This clause exempts the leave travel concession received by employees from their employers for proceeding to any place in India। ठीक है, आप भारत में कहीं पर भी जाते हो इंडिया के अंदर, ठीक है, एनी प्लेस इन इंडिया, आइदर ऑन लीव, या तो लीव में, या तो आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस और आफ्टर टर्मिनेशन। कब कब मिल सकता है लीव ट्रैवल कंसेशन, कब कब मिल सकता है, या फिर आप जॉब के मतलब दौरान, मतलब जिस टाइम पे आपका जॉब कंटिन्यूएशन में चल रहा है उस टाइम पे आप लीव लेके जा रहे हो, या फिर आप रिटायरमेंट के बाद जा रहे हो, या फिर आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ इस सर्विस, इसके बाद जा रहे हो, ठीक है, घूमने जाते हैं ना सब। बेनिफिट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स, किसको मिलता है, इंडिविजुअल्स को मिलता है। Citizens as well as non-citizens in respect of travel concession or assistance for himself or herself and for his or her family, that is spouse and children of the individuals and parents, brothers and sisters of the individuals or any of them wholly or mainly dependent on the individual, ठीक है, जो उनके ऊपर पूरा पूरी डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर। लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन कितना है सर, exemption in all cases will be limited to the amount actually spent subject to such condition as specified in rule 2b regarding to the ceiling of the number of journeys per places to destinations. Under rule 2b, exemption will be available in respect of 2 journey performed in a block of 4 calendar year। बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में 2 जर्नी का एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। ये रूल्स है, सेक्शन 2b का इसके बारे में बात करता है, रूल 2b, सॉरी, रूल 2b इसके बारे में बात करता है, ठीक है। Commencing from the calendar year 1986, ये स्टार्ट हुआ था 1986 में। Where such travel concession or assistance is not availed by the individual during any 4 block of 4 calendar year, अगर वो कोई भी ट्रैवल नहीं करता है, where such travel concession or assistance is not availed by the individual during any block of 4 calendar year, one such unavailed LTC will be carried forward to the immediately succeeding block of 4 calendar year। अगर अभी नहीं जा पाते, बाद में जाओगे, तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है एंड विल बी एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, ठीक है। एन एम्प्लॉय डज नॉट अवेल एनी एलटीसी फॉर द ब्लॉक ऑफ 2018 से 2021। कोई एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करते हैं, बट वो 2018 से 21 के बीच में, 18 19 20 21 4 ईयर का ब्लॉक हो गया ना सर, 18 से 21 का एंड तक 4 एक 4 ईयर्स का ब्लॉक हो गया,
18, 19, 20, 21 4 ईयर का ब्लॉक आ गया। तो इस 4 Yes, sir. ईयर के ब्लॉक में is allowed to carry forward maximum one unavailed LTC to be used in the succeeding block of 20 to 25। ठीक है, मतलब अगर 18 से 21 के बीच में कोई एक ब्लॉक, ऐसे तो 2 जर्नी उनको मिलता है, अगर इस 4 ईयर के ब्लॉक में अगर कोई अनएवेल्ड उनका एलटीसी रह गया है, तो सक्सीडिंग ब्लॉक जो है, मतलब इसके बाद का ब्लॉक क्या होगा, 22 से लेके 25, तो उसमें यूज कर सकता है। अकॉर्डिंगली इफ ही अवेल्स LTC in April 2022, the same will be treated as having availed in respect of the block of 18 to 21। अगर if he avails LTC in April 2022, ठीक है, the same will be treated as having availed in respect of 18 to 21। Therefore, he will be eligible for exemption in respect of that journey, and 2 or more journey can further availed in respect of the block of 22 से लेके 25। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझाता हूँ, सॉरी मतलब क्वेश्चन के थ्रू से समझाता हूँ, थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बात बहुत सिंपल हुआ सर, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में एलटीसी अवेल नहीं करते, अनएबल्ड रह जाता है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे 18 से 21 के बीच is allowed to carry forward maximum one unavailed LTC to be used in succeeding block 22 से 25। ऐसे तो 2 मिलता है। If he avails LTC in April 2022, so the same will be treated as having availed in respect of the block of 18 से 21। Therefore, he will be eligible for exemption in respect of that journey and 2 more journey। उस जर्नी का एग्जाम्पशन तो मिलेगा और 2 जर्नी का एग्जाम्पशन भी मिलेगा जो 22 से 25 के बीच में आप लोग, मतलब कहने का मतलब है वो तो 18 से 21 में तो कोई बेनिफिट नहीं लिया था ना, लीव ट्रैवल कंसेशन का जो वैल्यू है वो तो नहीं लिया था, है ना, लेकिन 22 के स्टार्टिंग में ही, अप्रैल में ही ले लिया। ठीक है, तो ये अप्रैल में जो लिया, ये बेसिकली 18 से 21 के ब्लॉक का मान लिया जाएगा। तो इसके बाद 22 से 25 में और भी 2 मिलेगा उनको, तो टोटल 3 ब्लॉक का बेनिफिट उनको मिलेगा एग्जेम्पशन का। ठीक है, ऐसे तो क्योंकि 18 से 21 में तो कोई भी नहीं लिया था, 18 से 21 के बीच में नो नॉट अवेल एनी एलटीसी। 22 में लिया तो 22 में जो लिया ना वो पुराना ब्लॉक का कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर 22 से 25 के बीच में और 2 मिलेगा। ईच एंड 4 ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में 2 ट्रिप एग्जामिशन होता है, यस और नो। yes, तो sir. अगर आप 22 और 25 के बीच में आपको फिर से 2 मिलेगा, है ना, 4 ब्लॉक में, 4 ईयर ब्लॉक के ईयर में 2 ट्रिप एग्जाम्प्ट है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो फिर 22-25 में भी 2 ट्रिप आपको एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन अगर अप्रैल 2022 को अगर आपने कोई एलटीसी लिया, अप्रैल 2022 में अगर आपने कोई लीव ट्रैवल कंसेशन लिया, तो ये ट्रिप कौन सा ट्रिप का काउंट होगा, ये 18 से 21 का काउंटिंग होगा। तो एक ट्रिप तो आप ले सकते हो, है ना, ही इज अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम वन अनएबल ट्रिप। ऐसे तो 4 ब्लॉक में 2 ट्रिप का अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप उस टाइम पे नहीं यूज करते तो बाद में अगर उसको यूज करना चाहते हो तो एक ट्रिप कैरी फॉरवर्ड होता है, एक ट्रिप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 18-21 का एक ट्रिप 22-25 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 22 से 25 के बीच में एक्चुअली आपको 2 ट्रिप का एग्जाम्पशन मिलता, बट क्योंकि आपने 18 से 21 के बीच में कोई भी एलटीसी अवेल नहीं किए थे, और एक ट्रिप का जो आपने 22 के अप्रैल में ले रहे हो वो ऐड हो जाएगा, तो टोटल 3 ट्रिप का एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। स्पेशल पॉइंट था, समझ में आया सर, बोलो समझ Yes. में आया सबको? शिवम को तो आया, बाकी लोगों को भी पूछना चाहते सर। टेल मी सर, क्लियर हुआ, यस और नो? प्रियाक्षी, संपद, इंकी, नील, बोलो सर। यस यस सर। ज्योति को समझ में आया, ज्योति को? मॉनेटरी लिमिट्स में बात करते हैं। वेयर द जर्नी इज परफॉर्म्ड ऑन और आफ्टर द 1/10 to 1997, 1 अक्टूबर 1997 के बाद द अमाउंट exempt under section 10 subsection 5 in respect of the value of LTC amount actually incurred on such travel subject to the following conditions, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, एयर के केस में क्या होगा, रेल के केस में क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे क्या होगा। ये जो मॉनेटरी लिमिट्स है ना सर, ये मॉनेटरी लिमिट्स कब से चालू हुआ, ये मॉनेटरी लिमिट्स चालू कब से हुआ सर, 1997 अक्टूबर से, याद रखिएगा।
The exemption referred to shall not be available to more than 2 surviving children on or individual after 1st October 1998. The exemption जो भी हम लोग यहाँ पर रेफर कर रहे हैं shall not be available to more than 2 surviving children of an individual after 1st of October 1998. This restrictive sub rule shall not apply in respect of children born or before 1/10/1998 and also in case of multiple births after one child. बात को ध्यान से समझे, ठीक है, बात को ध्यान से समझे। जिनका जिनका बर्थ मतलब एक्चुअली ये जो रूल है, जो रूल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एलटीसी का, इसमें पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे लोग भी घूमने जाते कि नहीं जाते? अरे बोलो, पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे लोग भी घूमने जाते हैं। तो ये जो रूल है जो 1st of October 97 से स्टार्ट हुआ था, इसके बाद इसमें एक सब रूल आया। क्या आया? Exemptions referred to shall not be available to more than 2 surviving children, मतलब मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए आपका ये बेनिफिट अवेलेबल होगा। ये बात कब कहा गया? ये कहा गया आफ्टर 1/10/1998, 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर 1/10/1998, मतलब जिनका बर्थ 1998 के बाद हुआ है, ऐसे फैमिलीज के केस में ये रूल लागू होगा, 2 चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम मिलेगा। ये जो ये रेस्ट्रिक्शन लग गया, मतलब पहले उससे ज्यादा बच्चे लोगों के लिए भी मिल जाता था। दिस रेस्ट्रिक्टिव सब रूल शैल नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न बिफोर 1/10/1990, जिनका जन्म 98 से पहले हो गया, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर वन चाइल्ड, ठीक है, मतलब अगर एक चाइल्ड के बाद अगर मल्टीपल बर्थ हुआ है तो उनके केस में ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये लागू नहीं। लेकिन 98 के बाद जो भी फैमिली मेंबर्स का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, उनके केस में ये रूल लागू हो जाएगा। आप एक एग्जांपल देखो, क्लैरिटी आ जाए। मिस्टर डी वेंट ऑन ए हॉलीडे ऑन 25th of December 2021। हॉलीडे जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? अपने वाइफ के साथ और 3 बच्चे के साथ। एक बच्चा है, सन है, जिसका एज है 5 साल का, और 2 ट्विन डॉटर्स हैं। ट्विन डॉटर्स, ठीक है, मल्टीपल बर्ड्स होता है ना, ट्विन डॉटर्स, इसमें तो किसी का हाथ नहीं होता सर, है ना, किसी को पता थोड़ी ना होता है कि सिंगल बच्चा होगा कि ट्विंस बच्चा होगा, वो तो भगवान का करिश्मा है, खुशी का कॉन्सेप्ट है। अब जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में है। तो ट्विन डॉटर्स जिनका उम्र 3 साल का है, तो यहाँ पर तो बच्चा कितना हो गया सर? अगर 3। मैक्सिमम 2 बच्चे का लिमिट है, लेकिन बच्चा तो इधर हो गया 3, क्योंकि एक ट्विंस है, मतलब एक सेगमेंट में ट्विंस बच्चा है, दूसरे सेगमेंट में एक सन है। दे वेंट बाय फ्लाइट इकोनॉमी क्लास and the total cost of tickets reimbursed by his employer 60,000. Sorry, 45,000 for adults and 15,000 for the 3 minor children. Compute the amount of leave travel concession exempt. कितना amount of LTC exempt होगा? ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट। अब यहाँ पर आपको प्रोविजंस को अच्छे से समझना होगा, उस क्वेश्चन के थ्रू से प्रोविजंस को अच्छे से समझो। Since the son's age is more than the twin daughters, बच्चे का एज जो है वो ट्विन डॉटर से ज्यादा है। Mr. D can avail exemptions for all these 3 children. The restriction of 2 children is not applicable to multiple births after one child. ये जो restriction है, ये restriction of 2 children is not applicable to multiple births after one child. एक बच्चे के बाद अगर किसी का multiple birth आ जाता है तो उनके केस में applicable नहीं होता। So holiday being in India and the journey being performed by air or economy class, the entire reimbursement made by employer is fully exempt. मतलब इन दिस केस, क्योंकि मल्टीपल बर्थ में रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता है। एक बच्चे के बाद, क्योंकि बच्चा जो है, सन जो है, वो पहले हुआ था, है ना, पेरेंट्स के लिए पहला बड़ा बच्चा कौन है? सन है, ठीक है। सन के बाद ट्विन डॉटर्स आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट कि तो फिर ये बच्चा जो 3 बच्चा हो गया, 2 बच्चा जो बाद में आया मल्टीपल बर्थ के थ्रू से आया, ठीक है, मतलब मल्टीपल बर्थ के कारण ये 2 बच्चा एक्स्ट्रा आया है। अब इसमें पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, तो ये जो भी उनको अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, इसमें एम्प्लॉयर जितना रिम्बर्स करेगा एम्प्लॉय को, पूरा का पूरा अमाउंट वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा इकोनॉमी फ्लेयर का, फ्लाइट का, इकोनॉमी क्लास का। अब सेम एग्जांपल पे मैं आपको कुछ और एडिशन करता हूँ। इन द अबव इलस्ट्रेशन 11 वी विल बी एनी डिफरेंस इफ अमंग हिज 3 चिल्ड्रन द ट्विन्स वर 5 years old and the son 3 years old.
ट्विंस वेर 5 years old एंड सन 3 years old, मतलब पहले ट्विंस हुआ था, बात को समझे, क्योंकि अगर ट्विंस का एज अगर 5 साल है, ठीक है, ट्विंस का एज अगर 5 साल है, इसका मतलब ट्विंस पहले हुआ होगा। हेलो साहब। और सन का यस सर। एज अगर 3 years है, तो इसका मतलब सन बाद में हुआ होगा, मतलब सन का बर्थ, सन जो है, जो सन है उसका बर्थ बाद में हुआ है, तभी उनका एज 3 है। लेकिन ट्विन डॉटर्स पहले ही 5 साल, मतलब उनका एज पहले, वो उसका बर्थ पहले हुआ है उनको, तो उनका 5 साल का एज है। तो इस केस में ये जो हमारा मिस्टर है, इनका क्या होगा एलटीसी का, तब उनको सर वो हिसाब लास्ट लगाना वाले पड़ेगा। का लास्ट वाले बच्चे का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि 2 बच्चे पहले हो गई है, तुम एक्स्ट्रा एक कर रहे हो। थैंक यू सर। ठीक है, वही हम दो हमारे दो, जो शिवम बता रहा था, वेरी गुड सर। चाइना में एक्चुअली ये रूल लागू हुआ था, हम दो हमारे दो वाला हमारे देश में भी लागू हुआ था, बट सर जनहित में जारी नहीं हो पा रहा था। क्यों, प्रॉब्लम क्या था जनहित में जारी में? सर इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तभी ये रूल लागू हुआ था। हम दो हमारे दो, ठीक है, मतलब उन्होंने काफी कोशिश किया था, इवन एक चर्चा में भी आ गए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था, इतिहास में खबर में है कि मतलब लोगों को जबरदस्ती नसबंदी करना पड़ा था ताकि और बच्चा ना हो, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। बेसिकली इस तरह से तो नहीं होता है ना, जबरदस्ती कैसे होगा, एजुकेशनल लेवल में चेंजेस करना था। मार पीट दंगा करके थोड़ी आप कंट्रोल कर सकते हो पॉपुलेशन, हाँ, रूल्स लगा के लोगों को एडुकेट करके, है ना, और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोविजंस लगा, जैसे जबरदस्ती डरा के धमका के पुलिस से मार के उठा के लेके जाके, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो बेसिकली उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ था बाद में, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मैं उस पॉइंट पे नहीं जाता अभी। तो पॉइंट इज दैट कि अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि रूल्स शायद आ जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिसेंट गवर्नमेंट जो है, काफ़ी रिस्क लिया है, मतलब काफ़ी रिस्क वाला एक्ट लाया है सर। आई थिंक ये चाइल्ड पॉलिसी में भी एक्ट लाए हैं, देखना पड़ेगा कि ज़रूरत है कि नहीं है। अगर ज़रूरत है तो चाइल्ड पॉलिसी पे भी रूल्स वापस ला सकता है, बट कुछ लॉ रूल्स तो इंडिविजुअल एक्ट के अंदर भी है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो। तो सिंस द ट्विंस एज इज मोर देन द सन्स, तो मिस्टर डी कैनॉट अवेल फॉर एग्जाम्पशन फॉर ऑल हिज 3 चिल्ड्रन। एलटीसी एग्जाम्पशंस कैन बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली 2 चिल्ड्रन, सो टैक्सेबल एलटीसी इनका हो जाएगा। जो 15,000 बच्चे का टिकट का है ना, उनमें से 1/3 हो जाएगा, 3 बच्चे में से सिर्फ एक बच्चे का जो अमाउंट है वो चला जाएगा, तो एलटीसी एग्जाम कितना बचेगा, 5,000 आउट हो जाएगा। टोटल एलटीसी उनको मिला था 55,000, 60,000 का, तो 60,000 में से मैंने 5 5,000 को गायब कर दो। हाँ बोलो सर। 55 55,000। मतलब ये जो एक्स्ट्रा बच्चा का जो है था, बाद में जो उन लोगों ने जो सन लिया था, उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 60,000 तो टोटल में मिला था, और 5,000 का जो एक्स्ट्रा सन के लिए मिल रहा था, वो वाला बेनिफिट आउट हो जाएगा। तो 60 माइनस 5,000, ये वाला जो बेनिफिट है ये आउट हो जाके आपको सिर्फ 55,000 का मिलेगा, 60,000 के जगह, ये एग्जामेशन आपको मिलेगा। बोलो सर, समझ में आया सबको? ये है लिव ट्रैवल कंसेशन की कहानी। कहानी में ट्विस्ट था, लेकिन क्या कहानी क्लियर है ये बता दीजिए। हाँ सर। ठीक है, याद रखिएगा सर, प्रोविजन याद रखिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ये वाला देखो, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज हैं। द फॉलोइंग मेडिकल फैसिलिटीज विल नॉट अमाउंट टू perquisites. वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। अगर कोई मेडिकल हॉस्पिटल एम्प्लॉयर मेंटेन करता है, अगर वहाँ पर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट होता है, तो वो उसका भी वो perquisites पे काउंट नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ एनी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, तो ये
पाकुजिस पे नहीं आता है। Reimbursement of expenditure actually incurred on medical treatment, any sum paid by the employer in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in any hospital maintained by the government, local authority, any other hospital approved by the government for the purpose of medical treatment of its employees. ठीक है, तो अगर ऐसा होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रेस्क्राइब डिजीज, अगर गवर्नमेंट ने किसी तरह का डिजीज के बारे में बोल दिया, ठीक है, तो उसको भी पाकुजिस वैल्यू के अंदर काउंट नहीं होता है। or ailments in any hospital approved by the principal chief commissioner or chief commissioner having regard as the prescribed guidelines। ठीक है, तो अगर गाइडलाइंस के हिसाब से कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोई अमाउंट मिल रहा है, किसी भी तरह का फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज मिल रहा है, तो उसे भी पाकुजिट्स नहीं ट्रीट किया जाता। However, in order to claim the benefit, the employee shall attach with his return of income a certificate from the hospital। लेकिन अगर आपको ये बेनिफिट मिला है ना, पाकुजिट्स अगर आप इसको नहीं बोलते हो, तो आप अगर पाकुजिट्स नहीं बोलोगे तो टैक्स में आपको सुविधा होगा ना, क्योंकि पाकुजिट टैक्सेबल है, पाकुजिट टैक्सेबल है। सो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द हॉस्पिटल स्पेसिफाइंग द डिजीज और एलिमेंट्स for which medical treatment was required and the receipt for the amount paid to the hospital. Thus, the two types of facilities are covered: payment by the employer for treatment in government hospitals and payment by an employer for treatment of prescribed disease in any hospital approved by the principal chief commissioner or chief commissioners। ठीक है, अगर इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर ने अगर किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स को मेंशन आइडेंटिफाई करता है तो वहां पर भी ये वाला बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अदरवाइज वो पाकुजिट ट्रीट होगा तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल में आ जाएगा, सिंपल बात है। Premium paid to the effect and insurance of the health of the employee, similar type of any premium paid by an employer in relation to an employee to effect of insurance on health of such employee। ठीक है, however any such scheme, अगर कोई स्कीम है, should be approved by the central government or the insurance regulatory development authority IRDA for the purpose of section 36 subsection 1, उसे भी पाकुजिट्स नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ऐसे एक इलस्ट्रेशन है, इसको करिए तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। Compute the taxable value of Pakuzit in respect of medical facilities received by Mr. G from his employer during the previous year 21-22। ठीक है, डिटेल्स देख लीजिए एक बार डिटेल्स देख लीजिए, फिर इसका जवाब दीजिए। मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी। मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर, सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बहुत सारा पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछ लेता है। मतलब ये सब इंडिविजुअल अलग अलग क्वेश्चंस को जब इकट्ठा कर देते हैं तो ब्रॉड क्वेश्चन बन जाता है, बट इसको सिंगल क्वेश्चन भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट यू मस्ट हैव नॉलेज टू गिव द आंसर। मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी 7,000, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर 5,000, ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी इन एन गवर्नमेंट हॉस्पिटल 25,000, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी ग्रैंडफादर in a private clinic 12,000, treatment of Mr. G's mother 68 years and independent by family doctor 8,000, treatment of Mr. G's sister जो मिस्टर जी की डिपेंडेंट है, मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट करके उनका लाइफ है, इन ए नर्सिंग होम 3,000, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ब्रदर जो इंडिपेंडेंट है, मतलब मिस्टर जी पे डिपेंड नहीं करता, उनके लिए भी 6,000 का पेमेंट हुआ, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज फादर 75 ईयर्स एंड डिपेंडेंट, मतलब पापा उन पे डिपेंड है, अब्रॉड में है, अब्रॉड में खर्चा करवाया 50,000 का, एक्सपेंस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड फॉर द पेशेंट, पेशेंट को ट्रीटमेंट कराने के लिए अब्रॉड में रहना पड़ा, उसका खर्चा पड़ा 30,000 का, एंड लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई है 75,000 का। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन सर? कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द पाकुजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज रिसीव्ड बाय of any individual from his employer during previous year 21-22। मतलब इनमें से कौन सा वैल्यू टैक्सेबल में होगा और कौन सा वैल्यू एग्जाम्प्ट में जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया सर? हेलो, क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 का एक प्रोविजन है, मेडिकल फैसिलिटीज अगर एम्प्लॉय लेता है एम्प्लॉयर से तो उसमें कौन सा वैल्यू टैक्सेबल होगा और कौन सा वैल्यू टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, ये देखो सर, reimbursement of premium paid to effect of an insurance on the health of employee for the family of an employee, any sum paid by employer, employer मतलब जो काम दे रहा है, in respect of an premium paid by the employee
टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑफ हिज हेल्थ और द हेल्थ ऑफ एनी मेंबर, या तो उसके हेल्थ पे या तो किसी फैमिली मेंबर के हेल्थ के कारण, ठीक है, या तो उनके हेल्थ के कारण या फिर उनके फैमिली मेंबर के हेल्थ के कारण अगर इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जा रहा है, ठीक है, paid by the employee to effect an insurance on his health or the health by any member of his family under any scheme approved by the central government or the insurance regulatory development authority for the purpose of section 80D। 80D जो है ये बेसिकली डिडक्शन का सेक्शन है, सेक्शन चैप्टर 6A का, तब उसमें भी इसका स्पेशल ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं तब फिर से बताऊंगा, बट करेंटली ये बताना पड़ेगा कि टैक्सेबल होगा कि नहीं। अमाउंट पेड टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, पॉइंट टू बी नोटेड सर। इंडिया के बाहर जाके अगर आप अपने फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट करवाते हो तो फिर आपका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर और एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन द फॉलोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सच एम्प्लॉय, या तो उस एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर उनके फैमिली मेंबर का आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर कहीं पर भी, travel and stay abroad of the employee or any member of the family of such employee for medical treatment and travel and stay abroad on of one attendant, संग में कोई अटेंडेंट को भी लेके गया जो पेशेंट्स का देखभाल करेगा, वो accompanies the patient in connection with such treatment, ठीक है, बात समझे। एक अटेंडेंट जो लेके गया उसका रहना, अटेंडेंट का खाना पीने का खर्चा और जो पेशेंट्स को देखभाल करेगा उनका खर्चा, ठीक है, ये आपको एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इसका भी कुछ कंडीशंस है। अमाउंट पेड टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, ये एग्जेम्प्ट हो सकता है, बट इसका भी कुछ कंडीशंस है। समझ में आ रहा है सर। यहाँ पर हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं सर, मेडिकल फैसिलिटीज, द फॉलोइंग मेडिकल फैसिलिटीज विल नॉट बी अमाउंट टू पार्क विजिट्स। अगर ये फैसिलिटीज पार्क विजिट्स नहीं है तो फिर इसका टैक्सेबिलिटी थोड़ा सुविधा हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर कंडीशन देख ले एक बार, क्या कंडीशन दे रहा है सर, the Pagwizit element in respect of expenditure on medical treatment and stay abroad will exempt only to the extent permitted by the RBI, जितना RBI परमिट करेगा उतना ही। The expense in respect of traveling of the patients and the attendant will be exempt if the employee's gross total income as computed before including the said expenditure does not exceed 2 lakh. Sir, the expense in respect of traveling of the patient and the attendant will be exempt if the employee's gross income as computed before including said expenditure, मतलब जो expenditure कर रहा है उसको include करने से पहले अगर उनका gross income 2 लाख क्रॉस नहीं करता, does not exceed 2 लाख, तभी जाके उनको exemption मिलेगा। तो for this purpose family means कौन, फैमिली का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली मेंबर का हॉस्पिटल में खर्चा होता है, तो फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन, स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, children of the individual, children may be dependent or independent, married or unmarried. It also includes parents, brothers, sisters of the individuals if they are wholly or mainly dependent upon him. Hospital includes a dispensary or a clinic or a nursing home. Hospital का मतलब क्या होता है, डिस्पेंसरी भी होता है, क्लिनिक भी होता है, नर्सिंग होम भी होता है। ओके, अब ये क्वेश्चन का जवाब दो, प्रोविजंस बता दी पहले सर। मेडिकल पेड फॉर इंश्योरेंस हेल्थ ऑफ मिस्टर जी, मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी, किसने किया, एम्प्लॉयर ने किया, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज रिसीव बाय मिस्टर जी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, 21 में हुआ है। 7,000 का क्या करें बोलो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पागुजित इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जी, ठीक है। कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा, ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल आएगा क्या, नहीं आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी फादर्स 75 years एंड डिपेंडेंट अब्रॉड 50,000, ये टैक्सेबल वैल्यू में काउंट होगा। एक्सपेंस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड, बाहर लेके जाने का जो खर्चा हुआ है 30,000 का, वो आएगा 80,000 का। तो 50,000 का ले जाने का खर्चा, 30,000 का अटेंडेंट एंड पेशेंट्स का खर्चा, स्टे का खर्चा, ठीक है। तो 50 और 30 मिला के ये देखो सर, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी फादर 75 years एंड डिपेंडेंट अब्रॉड 50,000 का, एंड एक्सपेंस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड ऑफ द पेशेंट्स 30,000 का, टोटल 80,000। बट लिमिट कितना स्पेसिफाई कर दिया आरबीआई ने, 75। तो 50,000 का आपका ट्रीटमेंट का कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ स्टेइंग ऑन अब्रॉड का खर्च है 30,000 का, तो 50 + 30 80,000 का। यहाँ से आप आरबीआई का लिमिट स्पेसिफिकेशन जो है उसको एग्जाम करो
तो आपको मिलता है 5,000। ठीक है, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हो? कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पाकूती इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जी। कौन कितना पाकूती टैक्सेबल होगा, तो ये 5,000 टैक्सेबल में आएगा, ये टैक्सेबल है। नेक्स्ट इज सर मेडिकल प्रीमियम पेड बाय इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी। एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस दे रहा है, मिस्टर जी के हेल्थ इंश्योरेंस कर रहा है। मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी। अच्छा, ये इंश्योरेंस प्रीमियम तो नहीं आएगा, मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में बताया, पैकेजेस वैल्यू के अंदर काउंट नहीं होता है। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाई फैमिली डॉक्टर 5,000 का, ये टैक्सेबल है। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी मदर डिपेंडेंट बाई फैमिली डॉक्टर 8,000, ये भी टैक्सेबल है। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी सिस्टर इन ए नर्सिंग होम, ठीक है, डिपेंडेंट है, 3,000 का, ये भी टैक्सेबल वैल्यू पे आता है। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी ग्रैंडफादर इन ए प्राइवेट क्लिनिक 12,000 का है, ये भी टैक्सेबल वैल्यू पैकेज में आएगा। एंड ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी ब्रदर इंडिपेंडेंट है 6,000 का, ये भी टैक्सेबल पैकेज है। तो सबको टोटल करो तो आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पैकेजेस आएगा 39,000। काउंट करके देखो, 5, 10, 18, 21, 27 एंड 12,000, 39,000। बस यही है। लेकिन सर देखो, टैक्स में क्या है, ये प्लस माइनस पे कुछ है क्या? प्लस माइनस पे तो कुछ नहीं है। प्लस माइनस तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले क्या करना चाहिए था, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, प्रोविजंस। समझ में आया सर कुछ? बोलो एक बार मुझे। आपको पहले सेक्शन 17 सबडिविजन 2 का प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा मेडिकल फैसिलिटीज पाकोजित में ट्रीट होता है और कौन सा मेडिकल फैसिलिटीज पाकोजित में ट्रीट नहीं होता है। अगर आपको इसका नॉलेज है तो फिर ये क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, धुंधला सा जाएगा सर। प्लस माइनस तो कोई भी कर सकता है, बट क्या आना है और क्या नहीं आना है, इसका अगर बाइफर्केशन कर लो तो काम खत्म, पैसा हजम। समझे कि नहीं? प्लीज टेल मी सर। बोलो सर, बोलो, आप लोग बोलो। चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? बोल दो सर। এই বোঝা গেছে সবাইকে? পিঙ্কি, জ্যোতি, রশনি, শিবম, নীল, টেলমি স্যার, প্রিয়াক্ষী, সম্পদ, বলো। বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? यस सर। ओके, याद रखिएगा सर। ये सब मैंने करा दिया इसलिए, और नया चीज नहीं बताना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, फिर भी चलो एक बार देखते हैं। मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड, ठीक है। Mr. C is a finance manager in ABC Limited. The company has provided with him rent-free accommodation, rent-free unfurnished accommodation in Mumbai. कहाँ दिया है? मुंबई पे दिया है। जगह से याद रखिएगा, वैल्यूएशन का कैलकुलेशन पे जगह कहाँ है इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिकली जगह का पॉपुलेशन साइज। He gives the following particulars, बेसिक बता है 6,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस है 2,000 पर मंथ, एंड बोनस बता रहा है 1,500 पर मंथ। अच्छा, 2,000 के डियरनेस अलाउंस में 30,000 रिटायरमेंट बेनिफिट भी है। Even though the company allotted the house to him on 1st April 2021, he occupied the same only from 1st of November 2021. Calculate the taxable value of the perquisites for the assessment year 22-23। ये फैसिलिटीज मिस्टर सी को एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा है। बेसिक डीए, बोनस भी दिया है और रेंट फ्री एकोमोडेशन भी बता दिया है। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना वैल्यूएशन ऑफ पागोसिस रेंट फ्री एकोमोडेशन के कारण इनको टैक्सेबल होगा। ये सिंपल है। तो इसमें आपका हिसाब क्या बताते हैं सर? अच्छा, ये प्राइवेट कंपनी है, सो 15% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, याद है ना सर? प्रोविजंस को भूले नहीं, प्रोविजंस भूलना नहीं चाहिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन का प्रोविजंस को भूले नहीं ना।
ये देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? नॉन गवर्नमेंट है। लोकेशन कहाँ है? मुंबई में है। तो मुंबई का पॉपुलेशन कितना है? बोलो सर, सेंस काम करा लेना। मुंबई का पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, बताओ। सर कैसा बात करते हो सर, मुंबई तो भारत का सबसे बड़ा शहर में से एक है। ऐसे आजकल दिल्ली का पॉपुलेशन बॉम्बे से ज़्यादा हो गया है, न्यू न्यू जो सेंसस है, बट एक ज़माने में मुंबई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होल्ड करता था। ठीक है, मैक्सिमम टाइम मुंबई भारत का बड़ा शहर रहा है। उससे पहले कोलकाता हुआ करता था, एक ज़माना था अप टू 1960, बहुत पुराना ज़माना है, तब कोलकाता नंबर 1 पॉपुलेशन के हिसाब से और साइज के हिसाब से। अभी बॉम्बे हो गया था बीच में, फिर अभी दिल्ली है, बिकॉज अभी बॉम्बे में और जगह नहीं है। बॉम्बे में अब जगह नहीं है, बॉम्बे भर चुका है। इसीलिए बॉम्बे में झोपड़पट्टी का भाड़ा भी 10,000 के ऊपर का है। पता है आप लोगों को? बॉम्बे में उसको चौल बोलते हैं, चौल। हम लोग जिसको झोपड़पट्टी बोलते हैं वहाँ पर बॉम्बे में चौल बोलते हैं। मतलब इट्स लाइक अ कॉलोनी टाइप, बोस्ती टाइप में होता है, उसका भी भाड़ा 10-12 हज़ार आ जाता है। मतलब रहने का घर ही नहीं है, अगर किसी को रहना है कहाँ रहेगा? डिमांड इतना हाई है, सप्लाई नहीं है। दिल्ली कॉम्पिटिटिवली भी क्या है, उनके पास जगह है। ये है दिल्ली का। दिल्ली एनसीआर रीजियन, गाजिया, नोएडा, गुड़गांव साइड में अभी भी जगह है। कोलकाता में भी जगह नहीं है सर, कोलकाता में जगह नहीं है, कोलकाता में जगह खत्म है। अभी जितना हो रहा है वही हावड़ा साइड में थोड़ा सा बॉम्बे रोड की तरफ बढ़ रहा है, उधर दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पे हुगली की तरफ जा रहा है सर, सिंगूर वगैरह क्रॉस करके। तो नॉर्मल कोलकाता का जो पुराना एरिया है तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इधर आपका, इसीलिए देखो ना 24 परगनास में जा रहे हैं, तो जगह खत्म है। अच्छा, पॉपुलेशन बॉम्बे का शहर का बात है तो 25 लाख से ज्यादा है, तो पाकुचित वैल्यू क्या होगा? सिंपल, 15% ऑफ सैलरी। समझ में आ गया सर? ये जो यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ है और कुछ नहीं है। आप कोई बोलेगा सर 15% ऑफ सैलरी क्यों हुआ? अरे क्यों हुआ मतलब, सिंपल है ना हिसाब। तो देखो कितना हिसाब होगा, 15% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। अब सैलरी का क्या हिसाब होगा? जितना वो अपना रिसीव कर रहा है उसके बेसिस पे। तो क्या डेटा था हमारा? बेसिक कितना है? बेसिक 6,000 करके हैं, डीए 2,000 करके हैं। तो बेसिक 6,000 करके कितना दिन का, कितना दिन रहा है सर, कितना दिन का सैलरी मिला है उनको? बताओ। Company allotted the house to him on 1st April 2021. He occupied the same only from 1st November 2021. तो नवंबर से ले कि अप्रैल से ले, बताओ। नवंबर से ले कि अप्रैल से ले? हाँ सर, क्योंकि मिस्टर सी नवंबर से लेंगे, क्योंकि मिस्टर सी ऑक्युपाई कर रहे हैं घर 1st नवंबर से। वी हैव टू इंक्लूड द सैलरी ड्यू टू हिम ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग व्हिच ही हैज ऑक्युपाइड द अकोमोडेशन। इन सैलरी फॉर 5 मंथ्स काउंट करेंगे, दैट इज 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो 6,000 करके 5 महीने का, 2,000 का डीए है उसका 30% का 5 महीने का, और आपका 1,500 करके 5 महीने का। 1,500 क्या था मेरा? बोनस था। ठीक है, 1,500 5 पर मंथ का बोनस था। पर मंथ का बोनस 1,500 करके दिया है। इसीलिए नॉर्मली बोनस मंथली बोलता नहीं है, बट यहाँ पर बोला है कि 1,500 करके, 1,500 करके 5 महीने का बोनस। ठीक है, तो कुल मिला के आपका कितना होता है? 40,500। तो 40,500 का 15% कर लो, 6,075 आपका टैक्सेबल। बोलो सर, क्लियर है कि नहीं है? सिंपल, प्रोविजन पता रहेगा। आरएफए के बारे में मैं पहले भी बहुत बार बोला, आज कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, आज तो बस क्वेश्चंस के लिए बोला। बट आरएफए के बारे में काफी डिटेल्स में स्टार्टिंग ऑफ द सैलरीज में बहुत बातें हुई सर। भाई बोझा गा लो आरएफए का ये वाला क्वेश्चन। Yes. अच्छा, सेम डेटा को यूज करते हैं थोड़ा घुमा के, थोड़ा घुमा के। Using the data given in the previous example,
Compute the value of Pagudi to Mr. C required to pay a rent of 1000 per month to the company for the use of his accommodation. मतलब ये क्या हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा, ठीक है, रेंट फ्री तो है नहीं है, ठीक है, ये पार्शियल हो जाएगा क्योंकि वो रेंट देगा अगर 1000 करके, 1000 पर मंथ का अगर रेंट भरता तो उनका हिसाब क्या हो जाता, तब रेंट फ्री नहीं होता, कंसेशनल रेंट हो जाता, इसको क्या बोलेंगे, कंसेशनल रेंट बोल देंगे क्योंकि 1000 पर मंथ का बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी वेदर देयर इज अ कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट, ये पहले देखना है। इन द केस ऑफ accommodation owned by the employer in cities having a population exceeding 25 lakh, there would be a deemed to be a concession in the matter of rent if 15% of salary exceeds rent recoverable from the employee. If 15% of salary exceeds rent recoverable from employee, अगर सैलरी का 15% रेंट रिकवरेबल से ज्यादा होता है तो फिर ये कंसेशनल रेंट है। कैसे, हमारे केस में देखो आप, in this case 15% of salary would be 6075, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, 40,500 का 15%, और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय अगर 5000 है, मतलब 1000 करके 5 महीने का, so 5000, since 15% of salary exceeds the rent recovered from the employee, so there is a deemed concession in the matter of rent, है ना सर, इसका मतलब रेंट में कंसेशन है। once there is a deemed concession, the provision of rule 3 subsection 1 would be applicable in computing taxable packages, तब आपका पाकुतित वैल्यू क्या होगा, 6575 जो आपका अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का रेंट है, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का रेंट है आपका 6075, और आपने रेंट पे किया 5000 का, तो पाकुतित वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन गिवन दैट ए कंसेशनल रेट, क्योंकि आपको कंसेशनल रेट में मिला तो ये 1075 का टैक्सेबल पाकुतित होगा। बोलो सर, समझ में आया, क्लियर हुआ बात? मतलब सिंपल बात है, एक बार फिर से समझ लो, अगर आपका 15% ऑफ सैलरी, एक तो स्टार्टिंग में ही प्रोविजन बता रहा है, अगर 50% ऑफ द सैलरी रेंट पेड से एक्सीड करता है, इसका मतलब ये कंसेशनल रेंट है ना, वैल्यू हो रहा है 6075 बट आप दे रहे हो 5000, सिंपल बात है ना, वैल्यू हो रहा है 6075, 15% ऑफ सैलरी का ही बात कर रहा हूँ, बट आप दे रहे हो 5000, तो कंसेशनल रेंट है, तो कंसेशनल रेंट के केस में जितना पेमेंट आप करोगे उतना माइनस हो जाएगा और बाकी वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल पार्टिसिपेट्स होगा। सर टेल मी, सर टेल मी, क्लियर हुआ, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन वही है बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। सर सेम एग्जांपल में अगर ये माने कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एबीसी लिमिटेड हैज टेकन दिस एकोमोडेशन ऑन ए लीज रेंट ऑफ 1200 पर मंथ, अगर कंपनी इसको रेंट पे लेता, मतलब ये जो एकोमोडेशन है कंपनी का खुद का नहीं है, बल्कि कंपनी इसको रेंट पे लेके आपको दे रहा है 1200 पर मंथ, कंपनी 1200 पर मंथ में ले रहा है और मिस्टर सी जो एम्प्लॉय है वो रेंट पे कर रहा है 1000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ दिस एकोमोडेशन, तो कंपनी 1200 करके रेंट देता है और अपने एम्प्लॉय से 1000 करके लेता है, तो अगेन कंसेशनल जैसा ही लग रहा है ना, तो इस केस में आपका हिसाब का क्या होगा, मतलब आपका पाक्विजिट वैल्यू क्या हो जाएगा। तो बहुत ऐसे तो सिंपल हो सकता है कि देखो सर, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन आपका हो जाएगा 6000, क्यों 6000, अब कोई बोलेगा सर 1200 करके 5 महीने का तो 6000 ही होता है, एक्चुअली इसमें ये लिया जाता है सर, जो एम्प्लॉयर पे करता है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन इज लोअर ऑफ लीज रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, दैट इज 1200 into 5 एंड 15% ऑफ द सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, जो हम लोग पहले ही कंप्यूट कर चुके थे, इसमें से जो लोअर होगा वही आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन 6075 निकाले थे, बट एम्प्लॉयर जो कंपनी है, कंपनी 1200 करके रेंट पे करता है, तो 1200 into 5 करके 6000, लेकिन आपका सैलरी का वैल्यूएशन का 15% आया है 6075, तो विच एवर इज लोअर, सो विच एवर इज लोअर आ जाएगा, वहां से आपने जितना पे किया वो माइनस हो जाएगा, तो आपका पार्क्विजिट हो जाएगा 1000 का। बोलो सर, अगेन समझ में आया कि नहीं?
कॉमन सेंस पे भी सोचोगे ना तो भी समझ में आ जाना चाहिए। अरे बोलिए सर जी, समझ में आया कि नहीं जी? ए बोझा गालो कि गालो ना? है दादा। हाँ सर। ठीक है सर, ओके सर। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। यूजिंग द above data, compute the value of the park visits if ABC Limited has provided a television। अच्छा, अब आपको कुछ साथ में दे रहा है, मतलब अनफर्निश नहीं फार्निश टेलीविजन दे रहा है सर, फार्निश करके टेलीविजन दे रहा है जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू है 10,000, कॉस्ट है 25,000। ठीक है, आज के डेट में रिटर्न डाउन वैल्यू है 10,000 का जिसका कॉस्टिंग है 25,000 का। दो एयर कंडीशंस भी दे रहा है सर। रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द अकोमोडेशन इज 400 पर मंथ। ठीक है, रेंट, अच्छा ये जो एयर कंडीशन है, रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द एयर कंडीशनर इज 400 पर मंथ। एयर कंडीशन के लिए कंपनी रेंट पे करता है 400 करके। ध्यान से समझिए, कंसेंट्रेशन चाहिए आप लोगों का। टेलीविजन was provided on 1/1/2021. However, Mr. C is required to pay a rent of 1,000 per month to the company for the use of this unfurnished accommodation. अब इस सिचुएशन में आपको पूछा जा रहा है कि अभी आप ये बताओ कि टैक्सेबल पैकेजेस कितना होगा। कंपनी आपको टेलीविजन दे रहा है जिसका कॉस्ट 25,000 का है बट WDB 10,000 का है। कंपनी आपको एयर कंडीशन दे रहा है जिसका रेंट कंपनी पे करता है 400 पर मंथ करके, और कंपनी आपसे 1,000 का रेंट ले रहा है। कंपनी आपसे 1,000 का रेंट भी ले रहा है। अब ये बताना है आपको कि आपका आपका टैक्सेबल पैकेज क्या होगा। सर क्या होगा? देखो, देयर इज ए कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट। इफ देयर इज ए कंसेशन है कि नहीं वो देखना है। इन दिस केस ऑफ एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन ए सिटी, इसका पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है बिकॉज सिटी कहाँ है? मुंबई। There would be deemed to be a concession in the matter rent if 15% of salary exceeds rent recoverable from employee। अगर 15% of salary rent recoverable from employee से ज्यादा है तो कंसेशन है। In case the furnished accommodation the excess of higher charges, अगर furnished accommodation है तो जो आपका higher charges रहेगा, ठीक है, paid or 10% per annum of the cost of the furniture as the case may be over and above the charges paid or payable by the employee has to be added to the value arrived at the above determine whether there is a concession in the matter of rent or not। सर इसका कैलकुलेशन देंगे, क्लियर हो जाएगा। ये प्रोविजन में पहले भी पढ़ा के रखा आप लोग, लेकिन क्या है ना, आपको डॉट कनेक्ट करना पड़ता है। मतलब डॉट कनेक्शन का क्या मतलब है, सारा प्रोविजन को हमेशा याद रखना पड़ेगा। रिमेंबर का तो यही खेल है, मेमोरी में, तो तभी जाके आप कर पाओगे। तो फिर 15% सैलरी कितना है? 6,075 ऑलरेडी कैलकुलेटेड। रेंट पेड बाई एम्प्लॉय कितना है? 1,000 करके 5 महीने का 5,000। वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना होगा? वैल्यू ऑफ फर्नीचर का क्या होगा ये बताओ मुझे। फर्नीचर का वैल्यू क्या होगा सर? सर 400 पर मंथ का एसी का रेंट है ना? कितने महीने का रेंट दे रहा है एसी का? 2 एसी है, 5 महीने का। और 25,000 इंटू 10% पर एनम, मतलब 10% क्या है? जो फर्नीचर का वैल्यू लेने का कॉन्सेप्ट है, प्रोविजन है। फर्नीचर का वैल्यू का 10% आपका प्रोविजन मतलब पार्कुज में आता है। तो 25,000 का कॉस्ट है, उसका 10% और 3 महीने के लिए, तो इधर हो गया 4,000, इधर हो गया 625। तो 4,625, ठीक है, 4,625। तो आपका अनफर्निश्ड का वैल्यू था 6,075, फर्नीचर प्रोवाइड करके आपका वैल्यू आ गया 4,625। तो आपका रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन का कितना वैल्यू हो गया? 10,700। आपने रेंट कितना पे किया? 5,000। तो 10,700 माइनस 5,000, 5,700 इज योर टैक्सेबल पार्ट्स। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर।
एकदम सीधी सीधी हिसाब है ना सर, एकदम सीधा सीधा हिसाब है। कितना वैल्यू एम्प्लॉयर दे रहा है, कितना वैल्यू आप दे रहे हो, बस वैल्यूएशन करो, कैलकुलेशन करो, थोड़ा सेंस भी लगाओ, थोड़ा प्रैक्टिस भी बढ़ाओ। अगेन सर सेम क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में थोड़ा और हिसाब लगा लेते हैं। कंप्यूट द अबव वैल्यू ऑफ एक्विजिट्स इफ मिस्टर सी इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस पूरा खेल में और खेल खेल लेते हैं। इस पूरा खेल में अगर मिस्टर सी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय ना होके, कोई एबीसी लिमिटेड का एम्प्लॉय ना होके, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो कैसा होता? जैसे हर कोई चाहते क्या, हर किसी का दिल का धड़कन कौन, सरकारी एम्प्लॉय बनना। हाँ, क्या मजा है। उस दिन मध्य प्रदेश में एक ऑफिसर है सर, मोस्ट प्रोबेबली कोई, मतलब जैसे वेस्ट बंगाल में डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर होता है ना, वैसा ही वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश का कोई ऐसे डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर है, अपर रैंक का नहीं है, लोअर रैंक का। तो उसका सैलरी है मंथली 65,000 का, मंथली सैलरी है 65,000 का। बट उनके पास जो संपत्ति मिला है वो है 365 करोड़ का। हाँ, क्या बल्ले बल्ले सिचुएशन है बोलो तो। हाँ, 65,000 का सैलरी में 365 करोड़ का संपत्ति बना के बैठा हुआ। क्या नहीं है उनका, पर्सनल सिनेमा हॉल तक भी है, स्विमिंग पूल है घर पे, पर्सनल गार्डन है, इवन एक बार भी बना के रखा है घर के अंदर। जैसे जो बार होता है ना, बार में जैसे, बार इन द सेंस क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल जो मिलता है सर फॉरेन ब्रांड का, एकदम 65,000 का सैलरी है, 365 करोड़ का एसेट के साथ है। पकड़ा गया, आप देखो जेल का चक्की স্যার पिसा। গভর্নমেন্ট हाँ বলছিলাম স্যার এই গভর্নমেন্ট চাকরিজীবীদের স্যার এরকমই সম্পত্তি আছে। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हर एक सरकारी एम्प्लॉय ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा স্যার कि স্যার বেশ হয় না, যারা একটু উচ্চ উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তাদের কাছেই আছে। मतलब ऐसा नहीं है, बट वही मतलब सरकारी नौकरी मतलब बल्ले बल्ले सर, ऊपर से भी खाओ नीचे से भी खाओ। স্যার মানে স্যার যাদের কাছে পাওয়ার আছে তাদের কাছেই আছে, ব্যাপারটা হচ্ছে সত্য। हाँ, मतलब पावर का मिस, यही तो कारण है सर। फिर भी लोग चिल्लाते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों खत्म हो रहा है, क्यों क्यों नहीं खत्म होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इतना करप्टेड हो जाता है। मतलब देखो सर, अब क्या मोदी जी या जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी चीफ मिनिस्टर हो, अगर क्या इनके लिए हर एक इंसान को देखना पॉसिबल है क्या? एक प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अगर इंसान अच्छा हो तो अच्छा रहेगा ना। अब क्या बताएं, इसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, छोड़ो सर, इसमें मैं क्या बात करूं। फिलहाल हम लोग आरएफए कर लेते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट एकोमोडेशन का वैल्यू कितना बता रहा है, लाइसेंस फी 700 पर मंथ का। इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है कि अगर वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन 700 करके है तो 700 करके 5 महीने का 3,500, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो प्रोवाइड किया गया है वो कितने का है, जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सर, 4,625 का है, 4,625 का। तो आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू कितना हुआ, 8,125 का, ठीक है। और रेंट पेड बाई दी एम्प्लॉय कितना हुआ, 5,000 का। तो आपका पार्क्विजिट वैल्यू कितना हुआ, 8,125, 8,125 माइनस 5,000, 3,125। तो बिकॉज आप सरकारी एम्प्लॉय हो तो आपको बेनिफिट मिल गया, कम हो गया। वहीं पर प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए पार्क्विजिट वैल्यू कितना है, 5,700, गवर्नमेंट के लिए 3,125। बोलो सर, क्लियर हो गया आरएफए का एकदम, आरएफए का सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट। बस हाँ, इसके और भी आरएफए के बारे में मैंने क्वेश्चन में बात किया, ठीक है, और भी क्वेश्चंस पे पहले भी करवाया, और कुछ क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलेगा। बस एक ही बात बार बार करूंगा सर, कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, प्रोविजंस को क्लियर रखो। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जैसा करवाया वैसा ही मिले, लेकिन अगर आपका प्रोविजंस क्लियरली पता है आपको, तो कौन रोकता है आपको, कौन रोकता है? आपका जवाब सही हमेशा बनेगा। बस वही मैं बार बार बोलूंगा सर। कल के क्लास में कुछ और क्वेश्चन करूंगा, आज मैं इतना ही रखूंगा सर। आज थोड़ा मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली
वो दांत में ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए थोड़ा कम पढ़ा है। मतलब नहीं तो और आधा घंटा पढ़ाते शायद कंप्लीट कर देते। कोई बात नहीं सर, कल के क्लास में बाकी कंप्लीट करा देता। ठीक है, और भी कुछ इलस्ट्रेशंस है, और भी कुछ क्वेश्चन आंसर मैं कल के क्लास में डिस्कस करूंगा। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो सैलरी, बोलो सर, सैलरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हम लोग इतना दिन से सिर्फ पढ़े हैं, प्रोविजंस पढ़े हैं, इंडिविजुअल पढ़े हैं, अब धीरे धीरे देखो इंडिविजुअल के साथ साथ कंप्लीटनेस में जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब कल ही है, कल ही करेंगे। ठीक है, तो फिर टाटा सर, आज इतना ही रखते हैं। हाँ बोलो। এই সপ্তাহে কি স্যার ডাকবেন এই পরীক্ষার জন্য हाँ বলেছেন? हाँ हाँ ऑब्वियसली, इस वीक में जिन लोगों का एग्जाम लेने का बोला था, मैं इस वीक में एग्जाम लूँगा। ठीक है, মানে স্যার কোম্পানি লই দেবো তো নাকি অন্য কোনো স্যার? नहीं कंपनी लॉ जो था वही दे। ठीक है, सर ভাই স্যার ओके सर, बाय। सर हाँ बोलो सर।